बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्प्रेड ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड कैसे करते हैं। इन्वेजन ऑफ एडजेसेंट टिश्यूज एंड मेटास्टेसिस मेजर कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या करेंगे कि अपने एडजेसेंट टिश्यूज़ को इन्वेड करेंगे और मेटास्टेसाइज करेंगे। हम इन दोनों की डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। मेटास्टैटिक कैस्केड इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। अब मेटास्टेसिस किस तरह से होता है, दो फेजेस होते हैं। वन फेज इज इन्वेजन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि सबसे पहले वो जो ट्यूमर सेल्स हैं, नियोप्लास्टिक सेल्स हैं, वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को इन्वेड करेंगे। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि सेल्स के नीचे पड़ी हुई होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो उसको इन्वेड करेंगे। और दूसरा वो इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू को इन्वेड करेंगे, विच कंसिस्ट ऑफ कोलेजन, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकेंस, राइट। और दूसरा फेज़ क्या होता है कि फिर एक दफ़ा जब वो अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन और इंटरस्टिशियल टिश्यू से बाहर निकल गया, तो अब आगे वेसल्स पड़ी हुई होंगी। सो अब वो क्या करेगा, वेस्कुलर डिसैमिनेशन, होमिंग ऑफ ट्यूमर सेल्स एंड कोलोनाइजेशन। वेसल के अंदर जाएगा, किसी जगह पे जाके वो होमिंग करेगा कि नई जगह पे बैठेगा और वहाँ कोलोनाइजेशन करेगा। तो इस तरह से मेटास्टैटिक कैस्केड होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस इज इन्वेजन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड कनेक्टिव टिश्यू, एंड नेक्स्ट प्रोसेस इज वेस्कुलर डिसैमिनेशन एंड होमिंग ऑफ ट्यूमर सेल्स एंड कोलोनाइजेशन। अब जो फर्स्ट प्रोसेस है विच इज़ इन्वेजन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इट इज़ 4 स्टेप प्रोसेस। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ लूजनिंग अप ऑफ ट्यूमर सेल्स। अब ट्यूमर हमने पता है कि जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं उनके आपस में क्या बने हुए होते हैं, टाइट जंक्शंस बने हुए होते हैं। ठीक, तो पहला प्रोसेस क्या होता है कि वो जो ट्यूमर सेल्स के टाइट जंक्शंस होते हैं उनकी लूजनिंग होती है। तो लूजनिंग अप ऑफ द ट्यूमर सेल्स, ट्यूमर सेल इंटरेक्शन आपस में पहले ख़त्म होते हैं। अब आपस में एक दूसरे से छुड़ा लिया, नीचे क्या पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, उसको तोड़ना ज़रूरी है ताकि बाहर निकल सकें। सो दे विल डिग्रेड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बाय रिलीजिंग प्रोटीएजेस, राइट। प्रोटीएजेस रिलीज करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। तीसरा स्टेप क्या होगा, ट्यूमर सेल अटैचमेंट टू द नोवेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट। अब क्या हुआ है, ऊपर जो प्रोटीएजेस रिलीज हुए थे, इन्होंने क्या किया था, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डिस्ट्रॉय किया था। तो ये जो प्रोटियोलिटिकली जनरेटेड बाइंडिंग साइट है, क्या हुआ, प्रोटियोलाइसिस हुई, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिग्रेड हुआ। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि प्रोटियोलाइसिस के बाद जो प्रोटीन्स वगैरह टूटे हैं, टूट के जो प्रोटीन बने हुए हैं, उनकी ऊपर बाइंडिंग साइट्स भी नई बाइंडिंग साइट्स बन जाएंगी। तो अब ट्यूमर बड़ा चालाक होता है। एक तो उसने क्या किया, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को तोड़ा है और उसके तोड़ने की वजह से न्यू बाइंडिंग साइट्स बनी है, वो उनसे जाके बाइंड कर लेता है। और चौथा प्रोसेस क्या करेगा कि जब उन ट्यूमर साइट से बाइंड कर लेगा, उन नोवल साइट से बाइंड करेगा, फोर्थ प्रोसेस इज माइग्रेशन एंड इन्वेजन। यानी कि सारे काम कर लिए उसने, आपस में भी खुद को डिटैच करा लिया। उसने क्या किया कि आगे जाके उसने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को भी तोड़ा, सब कुछ कर दिया। अब वो क्या कर रहा है, माइग्रेशन कर रहा है और इन्वेजन कर रहा है। ठीक है। इन नॉर्मल टिश्यू सेल्स आर बाउंड बाय ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। नॉर्मल टिश्यू में क्या होता है कि सेल्स जो हैं उनकी ना मेम्ब्रेन्स में कैडहेरेंस पड़े हुए होते हैं, जो ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स है। नॉर्मल सेल्स आपस में कैडहेरेंस से बाइंडेड होते हैं। But what will occur in tumors during the invasion production of cadherins is down regulated। अब क्या है, नॉर्मल सेल्स में कैडहेरिन थे, लेकिन ट्यूमर सेल्स क्या करते हैं कि उन्होंने क्योंकि इन्वेड करना है तो वो कैडहेरिन्स की प्रोडक्शन को डाउन रेगुलेट कर देंगे। यानी उनके अंदर क्योंकि म्यूटेशंस पड़ी हुई हैं, वो म्यूटेशंस इतनी चालाक होती हैं कि वो कैडहेरिन्स की प्रोडक्शन को कम कर देंगी। एंड डिटैचमेंट ऑफ द कैंसर सेल फ्रॉम ईच अदर। क्या ख्याल है, जब कैंसर सेल्स में कम से कम कैडहेरिन है तो वो आपस में एक दूसरे से डिटैच हो जाएंगे ऑब्वियसली। अब सेकंड प्रोसेस क्या होता है, ट्यूमर सेल सेक्रेट प्रोटीएजेस। अब वो क्या करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं। दे ऑल्सो इंड्यूस सराउंडिंग फाइब्रोब्लास्ट एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स टू सेक्रीट एंजाइम्स। अब ना सिर्फ ये कारनामा वो खुद कर रहे हैं कि प्रोटीएजेस रिलीज करें, इर्द गिर्द के फाइब्रोब्लास्ट को, इन्फ्लेमेटरी सेल्स को भी कह रहे हैं कि भाई तुम भी अपने एंजाइम्स रिलीज करो। और वो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस। नाम से ही पता चल रहा है कि ये मेटालोप्रोटीनेजेस होते हैं। एक इनमें मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज 9 होता है, जिसको हम नाम देते हैं जिलेटिनेज का। इसने जिलेटिन को तोड़ फोड़ करनी है। ठीक है। उसके अलावा मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस किसको तोड़ते हैं, टाइप 4 कोलेजन को भी तोड़ते हैं। और उसके अलावा जब टाइप 4 कोलेजन टूटता है तो वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर भी रिलीज होता है। तो क्या ख्याल है, जब वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा तो नई वेसल्स भी बनेंगी। इसलिए ट्यूमर सेल्स मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसिस रिलीज करवाते हैं खुद भी, और फाइब्रोब्लास्ट और इन्फ्लेमेटरी सेल्स को भी कहते हैं कि आप भी रिलीज करें। ठीक है। उसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स, अब मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस का क्या काम है कि उन्होंने सारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तोड़फोड़ करानी है। तो जब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तोड़फोड़ हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा कि तोड़फोड़ में वहाँ ग्रोथ फैक्टर भी रिलीज होते हैं। अब वो ग्रोथ फैक्टर का क्या काम है, एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स टूट रहा है तो नया भी तो बनना है, तो उसके लिए वहाँ ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होते हैं। वो क्या कराते हैं, वहाँ एंजियोजेनेसिस कराते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, फिर ग्रोथ कराते हैं। और वो कीमोटैक्टिक होते हैं, यानी कि सेल्स को अपनी तरफ, इन्फ्लेमेटरी सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो देखा ट्यूमर सेल क्या क्या कारनामे करता है, ग्रोथ फैक्टर रिलीज कराता है, नई वेसल्स भी बनवाने लग जाएगा, ग्रोथ करवाएगा, कीमोटैक्सिस कराएगा। उसके अलावा कौन से एंजाइम होते हैं
कैथेप्सिन डी एंजाइम होता है, प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर भी रिलीज़ हो रहा है। तो समझ आई कि ट्यूमर्स में हमने पढ़ा था ना कि ट्यूमर्स में कोएगुलेशन हो जाती है, यानी कि प्रो कोएगुलेबल स्टेट होती है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स रिलीज़ होते हैं, कोलैजिनेजेस रिलीज़ होते हैं जो टाइप 4 कोलेजन को ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये सारे एंजाइम्स रिलीज़ होंगे। तीसरा क्या था? ट्यूमर सेल डिसोसिएट फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन एंड बाइंड टू द न्यू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट, यानी कि जिनसे नॉर्मल बाइंडेड थे वहाँ से टूटे और नई जगहों पे जाके बाइंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो नॉर्मल सेल जो है वो नॉर्मल सेल्स आर बाउंड टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन लाइक कोलेजन एंड लेमिनिन थ्रू इंटीग्रिन्स। ये दो नॉर्मल सेल पड़े हुए हैं। देखो इनका ये है कि क्या कर रहे हैं कि इंटीग्रिन के थ्रू वो किससे बाइंड कर रहे हैं? कोलेजन से बाइंड कर रहे हैं और लेमिनिन से। कोलेजन एंड लेमिनिन आर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन और सेल्स के ऊपर इंटीग्रिन होता है जो सेल को कोलेजन से और लेमिनिन से बाइंड कराता है। अब क्या होता है? इट हेल्प्स टू कीप सेल्स इन द पोलराइज्ड मैनर। सेल एक स्पेसिफिक पोलराइज्ड मैनर में रहते हैं। इन कैंसर दीज रिसेप्टर्स आर डाउन रेगुलेटेड। क्या ख्याल है? ये जो इंटीग्रिन रिसेप्टर्स होते हैं सेल्स पे, कैंसर में ये डाउन रेगुलेट हो जाते हैं। तो क्या होगा? डिटैचमेंट ऑफ कैंसर सेल्स फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन, क्योंकि इंटीग्रिन का काम क्या था कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन कोलेजन और लेमिनिन से बाइंड करा रहे थे। अब इंटीग्रिन ही नहीं है तो यहाँ से देखो सेल आज़ाद हो गया, हो जाएगा ऑब्वियसली। तो कैंसर सेल आज़ाद हो जाएगा और उसकी वजह से अगर इफ़ नॉर्मल सेल आर मोबिलाइज फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब क्या होता है कि एक और मसला भी हो रहा होता है। नॉर्मल सेल अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से आज़ाद हो जाएँ, इंटीग्रिन उनका जो है वो किसी तरह से टूट जाए, आज़ाद हो जाएँ, तो क्या होता है? बॉडी को पता चल जाता है कि ये देखो ये अपनी जो इसको मैंने जगह असाइन की थी उससे निकल रहा है। तो बॉडी क्या करेगी? उसकी डेथ करा देगी, उसकी अपोप्टोसिस करा देगी। लेकिन कैंसर सेल्स एक तो देखो अपनी जगह से भी निकल रहे हैं तो और उनकी अपोप्टोसिस भी नहीं हो रही। प्रोटीएजेस को भी एक्टिवेट करें, यानी हर तरह का गलत कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं वो बॉडी में। बट कैंसर सेल्स हैव एबिलिटी टू इवेड द अपोप्टोसिस। वो अपोप्टोसिस को इवेड कर लेते हैं और ख़ुद को बचा लेते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या होता है? माइग्रेशन एंड इन्वेजन ऑफ ट्यूमर सेल्स। ट्यूमर सेल्स माइग्रेट करते हैं और इन्वेट करते हैं। इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस इन्वॉल्विंग मैनी टाइप ऑफ रिसेप्टर्स एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि माइग्रेशन हो रही है, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लीवेज प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स प्रोटीन्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स लाइक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आर कीमोटैक्टिक एजेंट्स। क्योंकि हमें पता है कि पीछे तोड़ फोड़ हुई एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की, प्रोटीन्स की, उसकी वजह से मैंने बताया था ना ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं। उनमें से एक ग्रोथ फैक्टर का क्या नाम है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का क्या काम है कि ये एक कीमोटैक्टिक फैक्टर है। कीमोटैक्टिक का क्या मतलब है? कि इसने डिफरेंट सेल्स को अट्रैक्ट करना है, इन्फ्लेमेशन करवानी है। ठीक है, इट फैसिलिटेट अमीबॉइड मूवमेंट ऑफ कैंसर सेल्स। कीमोटैक्टिक एजेंट का मतलब क्या है कि ये अमीबॉइड मूवमेंट करा रहा है कैंसर सेल्स की, मेक देयर वे इनटू द वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, और इसकी वजह से मूवमेंट का फ़ायदा क्या है कि कीमोटैक्टिक फैक्टर जो रिलीज़ हो रहे हैं वो क्या कराते हैं कि कैंसर सेल को बड़े आसानी से वेसल्स में ले जाते हैं। वेसल्स में ले जाते हैं तो उसको कहते हैं इंट्रावेजेशन, वेसल के अंदर जाना। वेस्कुलर डिसेमिनेशन, होमिंग ऑफ ट्यूमर सेल्स एंड कोलोनाइजेशन, ये क्या होता है? मेटास्टेसिस इज प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्यूमर डिपॉजिट एट अ साइट डिस्टेंस टू द इनिशियल ट्यूमर मैस, राइट। और मेटास्टेसिस में कौन से 3 पाथवेज होते हैं? मेटास्टेसिस के जो पाथवेज होते हैं ना वो 3 होते हैं। यानी कि जो हम कह रहे हैं ना कि होमिंग ऑफ ट्यूमर सेल्स है, यानी ट्यूमर सेल्स डिफरेंट एरियाज़ पे जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो कौन-कौन सी जगहों पे मेटास्टेसाइज़ करके जा रहे होते हैं? उसमें बॉडी कैविटीज़ में जाते हैं, यानी कि वो ट्यूमर सेल्स अपनी जगह से निकलेंगे जिस जगह पे भी मौजूद हैं और वो बॉडी की कैविटीज़ में चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल, व्हेन ट्यूमर डायरेक्टली पेनिट्रेट इनटू द नेचुरल ओपन फील्ड, दीज एरियाज लैक फिजिकल बैरियर्स। फॉर एग्जांपल पेरिटोनियल कैविटी, यानी एक ऐसी कैविटी थी उसके करीब ही ट्यूमर पड़ा हुआ था। फॉर एग्जांपल ट्यूमर ओवरी में पड़ा है और ओवरी कहाँ पे पड़ी हुई है? हमारी पेरिटोनियल कैविटी में, मतलब पेल्विक कैविटी में ओवरी पड़ी हुई है और ऊपर एब्डोमेन वगैरह, पेनक्रियाज वगैरह और वो सारी चीज़ें किस में है? पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, ये आप एनाटमी पढ़ चुके हो। तो अब हमें पता है पेरिटोनियल कैविटी, पेल्विक कैविटी ये ओपन फील्ड्स होती हैं, इसमें कोई बैरियर्स तो नहीं बने हुए। तो क्या होता है कि सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटीज़ एंड सर्फेसेस, तो ट्यूमर क्या करेगा? अगर फॉर एग्जांपल ओवरी में है तो वो पेल्विक कैविटी में बड़े आराम से सीडलिंग अपने सीडलिंग्स छोड़ देगा। ठीक है, अगर तो वो पेनक्रियाज वगैरह में पड़ा हुआ है तो वो आराम से पेरिटोनियल कैविटी में सीडलिंग छोड़ देगा। तो एक प्रोसेस क्या है ट्यूमर की मेटास्टेसिस का कि वो बॉडी कैविटीज़ और बॉडी सर्फेसिस में चला जाता है। इसी तरह क्या होता है कि जो एब्डोमेन में हमें पता है कि एक ओवरी की वजह से ओवरी का ट्यूमर और दूसरा अपेंडिक्स का ट्यूमर, ठीक है, वो फैल के पेरिटोनियल कैविटी के ऊपर ना अपने, यानी कि जो आप जब अक्सर ऐसे पेशेंट का सीटी स्कैन वगैरह कराते हो तो आप देखते हो उसकी पेरिटोनियल कैविटी के ऊपर ना कुछ इम्प्लांटेशंस हैं क्या कैंसर की सेल्स की। वो कहाँ से आया होता है? ओवरी से और अपेंडिक्स से। तो ऐसे ट्यूमर को जो ओवरी और अपेंडिक्स से स्प्रेड करके आए उसको कहते हैं सूडोमिक्सोमा पेरोटिनाए। ठीक है, सूडोमिक्सोमा पेरोटिनाए उस ट्यूमर का नाम देते हैं। अब एक स्प्रेड हमने पढ़ लिया है डायरेक्ट स्प्रेड, दूसरा है लिम्फेटिक स्प्रेड। तो मोस्ट कॉमन वे ऑफ डिसएमिनेशन ऑफ कार्सिनोमा, लिम्फेटिक के एंड पे सी आ रहा है तो इसे याद रखो कार्सिनोमा। ठीक है, तो लिम्फेटिक स्प्रेड ज़्यादा कॉमन है कार्सिनोमा के लिए। सार्कोमा भी लिम्फेटिक से स्प्रेड करते हैं लेकिन ज़्यादा कॉमन क्या है?
कार्सिनोमा, हेमाटोजीनस के एंड पे एस आ रहा है, तो इससे याद रखो कि हेमाटोजीनस स्प्रेड इज़ मोस्ट कॉमन वे ऑफ डिसएमिनेशन ऑफ सार्कोमा। कार्सिनोमा का भी हेमाटोजीनस स्प्रेड होता है, ब्लड के जरिए स्प्रेड करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन किसका है, ये सार्कोमा का है। आर्टरीज आर यूजली रेजिस्टेंस टू इन्वेजन बाय ट्यूमर। आर्टरीज में ट्यूमर ज़्यादातर नहीं आ पाते, क्यों? क्योंकि आर्टरीज हैव थिक वॉल एंड हाई प्रेशर इनसाइड। एक तो आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और उनकी वॉल्स बहुत थिक होती हैं, तो ट्यूमर को मसला होता है आर्टरीज में जाने में। बट मोस्ट ट्यूमर प्रेफर वेन्स ओवर आर्टरीज, क्योंकि वेन्स की वॉल भी वीक होती है, उनमें प्रेशर भी इतना ज़्यादा नहीं है। ये देखें, ये इंट्रावेजेशन का प्रोसेस नजर आ रहा है। इन सर्कुलेशन ट्यूमर सेल्स आर वल्नरेबल टू डिस्ट्रक्शन। अब एक दफ़ा जब इंट्रावेजेशन हुई तो क्या ख्याल है कि जब वो वेसल के अंदर चला जाता है तो वेसल के अंदर उसकी डिस्ट्रक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ मैकेनिकल शेयर स्ट्रेस। वहाँ पे ब्लड इतना तेज़ी से फ्लो कर रहा है, तो वो मैकेनिकल एक स्ट्रेस डालेगा ट्यूमर सेल्स पे, तो उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरी रीज़न क्या हो सकते हैं? इनेट एंड अडेप्टिव इम्यून डिफेंसेस, यानी कि ब्लड में इनेट और अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ वगैरह होती हैं, वो भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। और तीसरा प्रोसेस क्या है? अपोप्टोसिस, विच इज़ इंड्यूस्ड बाय मोबिलाइजेशन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जो बात मैंने पहले बताई थी कि जब भी ट्यूमर सेल्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से मोबिलाइज कराते हैं तो उनकी अपोप्टोसिस होती है। तो मैकेनिकल शेयर स्ट्रेस, इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून डिफेंसेस एंड अपोप्टोसिस, ये तीन चीज़ें क्या कराती हैं कि जब इंट्रावेजेशन होती है तो ये ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करा सकती हैं। ठीक है, तो MIA से याद रख लो, मिया, मैकेनिकल स्ट्रेस, इनेट एडेप्टिव इम्यून डिफेंसेस एंड अपोप्टोसिस। बट इन ट्यूमर सेल्स क्या करते हैं कि इन तीन चीज़ों को अगेंस्ट वो कैसे खुद को महफूज करते हैं? ट्यूमर सेल ने देखो एक क्लम्प बना लेते हैं, दे अटैच विच ईच अदर एंड दे क्लम्प टुगेदर। इट इज़ एन अडेप्टिव रिस्पॉन्स टू एस्केप दीज मैकेनिज्म, यानी कि जो मिया मैकेनिज्म्स हैं इनको इन्होंने एस्केप करना है, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, इत्तेहाद में बरकत है, इन्होंने इत्तेहाद कर लिया, आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है, और आपस में भी जुड़ गए हैं, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बाइंड टू प्लेटलेट एंड कोएगुलेशन फैक्टर्स, अपने साथ साथ प्लेटलेट को भी बाइंड करते हैं, कोएगुलेशन फैक्टर्स को भी बाइंड करते हैं, पूरा गुच्छा सा बनाने के लिए। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे रहे हैं? ये जो बन गया, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? इट इज़ नोन एज ट्यूमर एम्बोलस, एंड इट हेल्प ट्यूमर सेल्स टू विदस्टैंड द शेयर स्ट्रेस एंड एस्केप इम्यून रिस्पॉन्स एंड ऑल्सो एवेड अपोप्टोसिस, यानी कि जो मिया मैकेनिज्म है उसके खिलाफ खुद को प्रोटेक्ट करना था, तो ट्यूमर ने अपना एम्बोलस बना लिया। ट्यूमर इतना चालाक होता है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि व्हेन फेवरेबल सॉइल इज रीच्ड, ट्यूमर सेल एक्स्ट्रा विजिट। अब वेसल में गए थे, जब उन्हें लगेगा कि हाँ भाई ये मेरी फेवरेबल सॉइल है, यहाँ पे मैं जाके आराम से जो है पेनिट्रेट कर सकता हूँ, तो वहाँ पे वो जी क्या करेंगे, ब्लड वेसल से निकल जाएंगे एंड प्रोड्यूस मेटास्टैटिक डिपॉजिट। सो साइट ऑफ मेटास्टेसिस इज डिटरमाइंड बाय नेचुरल पाथवे ऑफ वीनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। कि अब हमें कैसे पता चलेगा, या ट्यूमर को कैसे पता चलता है कि मैंने कहाँ जाना है? तो ट्यूमर मेटास्टेसिस की साइड डिपेंड करती है कि उसका नेचुरल पाथवे क्या है, वीनस और लिम्फेटिक ड्रेनेज का। ठीक है, कि नेचुरली वीनस ड्रेनेज, आपको पता है ना कि नेचुरली जो हमारी ब्रेस्ट होती है उसका वीनस ड्रेनेज कहाँ पे होता है? एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। तो इसलिए अक्सर एक्सिलरी लिम्फ नोड ब्रेस्ट कार्सिनोमा के पेशेंट के स्वेल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज का एरिया वो है। तो ट्यूमर क्या करता है कि जहाँ उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रही है, या जहाँ उस टिश्यू की वीनस ड्रेनेज हो रही है, ट्यूमर उस वीनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज के साथ साथ उन्हीं टिश्यूज़ में जाके बैठ जाता है। ठीक है, ऑर्गन ट्रॉफिज्म ऑफ ट्यूमर सेल्स, इसको कहते हैं ऑर्गन ट्रॉफिज्म, यानी कि जहाँ ट्यूमर बना था उस जगह से वेन्स और लिम्फेटिक्स जिस जिस जगह पे जा रही होती हैं, ट्यूमर भी वहाँ चला जाता है। इसको कहते हैं ऑर्गन ट्रॉफिज्म ऑफ ट्यूमर सेल्स। अब ड्यू टू स्प्रेड ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर का जब स्प्रेड हो रहा है तो उसकी वजह से क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेज आपको पेशेंट में क्या नजर आते हैं? लोकल इफेक्ट, जिस जगह ट्यूमर पड़ा हुआ है वहाँ क्या क्या होता है? इफेक्ट ड्यू टू ट्यूमर मैस, इफेक्ट ड्यू टू लोकल रीजनल स्प्रेड एंड लोकल हार्मोनल इफेक्ट्स। यानी कि लोकल इफेक्ट ट्यूमर क्यों प्रोड्यूस करता है? एक तो ट्यूमर का वहाँ पे एक्स्ट्रा सा मैस पड़ा हुआ है, इफेक्ट उसकी वजह से आएंगे। दूसरा, वो उस जगह पे लोको रीजनल, यानी कि अपने इर्द गिर्द जो उसने लोकल और रीजनल स्प्रेड किया हुआ है उस वजह से होगा। और दूसरा, तीसरा क्या, वो वहाँ पे हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, उस वजह से इफेक्ट आ रहा होता है। तो इफेक्ट ऑफ लोकल इन्वेजन आर डिपेंडेंट अपॉन द साइट ऑफ ट्यूमर। लोकल इन्वेजन ज़ाहिर है डिपेंड करता है कि ट्यूमर किस जगह पे मौजूद है। अगर फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट में मौजूद है तो लोकल इन्वेजन क्या होगी? ब्रेस्ट से निकल के ऊपर इधर लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड में जाएगा, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड में जाएगा, तो ये होती है लोकल इन्वेजन। कंप्रेशन ऑन द नॉर्मल टिश्यूज एंड एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स बाय द ट्यूमर, लॉस ऑफ फंक्शन। अब क्या है कि ट्यूमर का इतना बड़ा मैस बन रहा है, वो क्या कर रहा है कि नॉर्मल टिश्यू को कंप्रेस करता जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन ट्यूमर होता है ना, तो ब्रेन में ट्यूमर पड़ा होता है, वो फैलता जाता है तो नॉर्मल ब्रेन सेल्स के फंक्शन को ख़राब करना स्टार्ट कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स और ब्रेन की हर्निएशन होती है। हर्निएशन क्या होता है कि जो नीचे हमारे पास पड़ी, नीचे स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है ना, तो ब्रेन तो नॉर्मल ऊपर स्कल में पड़ा होता है। तो अब क्या होता है कि जब ट्यूमर मैस ने इतना ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ होता है तो ब्रेन क्या करता है कि बेचारा हर्निएट हो, क्योंकि ब्रेन हमारा लिक्विड ही सा होता है, तो वो हर्निएट कर जाता है अक्सर स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्यूमर मैस की वजह से ये इफेक्ट आ रहा होता है। उसके बाद क्या है? ट्यूमर है हाई प्रोलिफरेटिव रेट, हमें पता है वो ज़्यादा प्रोलिफरेट करें, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, उसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा, निक्रोसिस होगा, अल्सरेशन ऑफ इफेक्टेड एरिया। जहाँ निक्रोसिस होगा तो ज़ाहिर है वहाँ डिफेक्ट बन जाएगा, अल्सर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोलॉन कैंसर होता है, उसमें अल्सरेशन होती है कोलॉनिक म्यूकोजा की। कोलॉन की जो म्यूकोजा है वहाँ पे अल्सर हो जाता है, क्यों? क्योंकि कैंसर है, उसकी वजह से ऑक्सीजन वगैरह कम मिलती है, निक्रोसिस होता है और अल्सर बन जाता है। सम ट्यूमर्स एक्ट एज नाइडस फॉर इन्फेक्शन, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियल नमूनिया, लंग कैंसर। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं कि वो जी खुद तो पड़े ही पड़े हैं, साथ में क्या करते हैं? इम्यूनिटी
की होती है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी इन्वाइट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लंग कैंसर में नमूनिया के चांसेस पेशेंट को ज़्यादा होते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ल्यूमन और ट्यूमर्स और क्या कराते हैं, ल्यूमन की ऑब्स्ट्रक्शन कराते हैं। फॉर एग्जांपल इन कोलॉन कैंसर ल्यूमन गेट ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी कोलॉन ब्लॉक हो जाती है और ऐसे पेशेंट आते हैं एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन के साथ, वॉमिटिंग के साथ। क्यों? क्योंकि उनका खाना आगे नहीं जा रहा होता, ट्यूमर ने सारा जो है वो ब्लॉक करके रखा होता है। एक और काम क्या करा सकते हैं, परफोरेशन। फॉर एग्जांपल परफोरेशन ऑफ मैलिग्नेंट गैस्ट्रिक अल्सर्स में कॉज पेरोटिनाइटिस। अब क्या होता है कि मैंने बताया ना कि हाइपॉक्सिया की वजह से अल्सर बनते हैं, तो फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक ट्यूमर है, वहाँ अल्सर बनते हैं और अल्सर फटता है, तो क्या ख्याल है, एसिड नॉर्मली पेरिटोनियल कैविटी में रिलीज नहीं होना चाहिए और रिलीज होकर पेरिटोनियल कैविटी में जाएगा तो पेरोटिनाइटिस होगा, यानी कि पूरी पेरिटोनियल कैविटी की इन्फ्लेमेशन होगी और पेशेंट शॉक में चला जाता है और वो इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है। हार्मोन सेक्रेटिंग ट्यूमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक्सेसिव हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये आप बुक जब रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से हार्मोन सेक्रेटिंग ट्यूमर्स होते हैं, वो क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। उसके अलावा थ्रू वेन्स, नर्व्स एंड बॉडी कैविटीज़। अब क्या होता है कि ट्यूमर जो है वो स्प्रेड करता है वेन्स के ज़रिए, नर्व्स के ज़रिए और बॉडी कैविटीज़ के ज़रिए, ये बात आपको पता है। इन्वेजन ऑफ सराउंडिंग वेन्स। अब अक्सर क्या होता है कि ट्यूमर अपनी सराउंडिंग वेन्स को भी इन्वेट करता है। फॉर एग्जांपल वेरिकोसील। वेरिकोसील क्या होता है कि जो टेस्टिस की वेन्स होती है ना वो डायलेट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे है रीनल कैंसर। रीनल कैंसर में होता है वेरिकोसील, यानी कि रीनल कैंसर होता है। आप देखते होते हैं कि रीनल कैंसर की वजह से लेफ्ट रीनल वेन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और लेफ्ट रीनल वेन जो है वो नीचे जा रही होती है टेस्टिस के पास और वो टेस्टिस की वेन्स के साथ ज्वाइन हो रही होती है, जो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस होता है ना टेस्टिस की वेन्स का। अब क्या होता है, ऊपर से रीनल कार्सिनोमा हुआ, ऊपर से रीनल वेन ब्लॉक हो गई, तो क्या ख्याल है, टेस्टिस का जो वीनस ड्रेनेज हो रहा था, बेचारी सारी वेन्स टेस्टिस की वो सारी क्या कर रही थी कि वो ब्लड लेके रीनल वेन तक जा रही थी। अब रीनल वेन ब्लॉक हो गई तो बैक फ्लो होता है ब्लड का, सारा बैक प्रेशर डेवलप होता है और उसकी वजह से क्या होता है कि बैक प्रेशर की वजह से जो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस होता है ना टेस्टिस की वेन्स का, वो स्वेल हो जाता है। उसकी स्वेलिंग की वजह से आपको वेरिकोसील नज़र आती है, ठीक है। तो अगर एक पेशेंट आएगा आपके पास वेरिकोसील के साथ, तो आपने माइंड में रखना है कि कहीं इसके एब्डोमेन में कोई कैंसर तो नहीं है जिसने वेन को ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है और उसके प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इसकी वेन्स ये फूली हुई हैं, तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। इन्वेजन ऑफ सराउंडिंग नर्व्स भी ट्यूमर कर सकता है और उसकी वजह से नर्व पाल्सीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर तो यहाँ पे एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नोड्स हैं, वहाँ पे ट्यूमर आ गया, एक्सिलरी नर्व को कंप्रेस करेगा तो पेशेंट के हाथ में सुनसुनाहट होगी, उसकी हाथ की नर्व्स काम नहीं करेंगी, बाजू की नर्व्स काम नहीं करेंगी, तो नर्व्स को भी कंप्रेस करता है। इन्वेजन ऑफ एडजेसेंट बॉडी कैविटीज़। अगर सराउंडिंग बॉडी कैविटीज़ में चला जाए तो इफ्यूजन्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लंग कैंसर होता है, तो लंग कैंसर का पेशेंट अक्सर आता है, उसको सांस का मसला होता है। क्यों? क्योंकि उसको सारी की सारी पल्मोनरी इफ्यूजन बनी हुई होती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर कार्डियक ट्यूमर्स तो वैसे बहुत रेयर होते हैं लेकिन उनमें भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसी तरह जो पेरिटोनियल इफ्यूजन्स होती हैं, यानी कि पेशेंट की जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें पानी भर जाता है, और वो कब होता है, जब फॉर एग्जांपल पैनक्रियाज का कैंसर है या उधर स्टमक पड़ा हुआ है, स्टमक के कैंसर में भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर के कैंसर में हो सकता है। तो ये यानी कैंसर जब बहुत एडवांस स्टेज पे हो जाता है तो वो इफ्यूजन्स बनाता है, यानी कि बॉडी कैविटीज़ में पानी भरना शुरू हो जाता है, एडीमा होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है, सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन। लोकल हमने पढ़ ली कि जिस जगह ट्यूमर है वो क्या क्या कराएगा। सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि जो पूरी बॉडी में कैंसर क्या क्या कराता है। कैंसर केचैक्सिया एक टर्म होती है, इसमें क्या होता है कि कैंसर केचैक्सिया में सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन है कि ग्रेटर दैन 50 अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ पेशेंट कैंसर केचैक्सिया के साथ आते हैं। इट इज़ इक्वल लॉस ऑफ बोथ फैट एंड लीन मसल, यानी कि कैंसर का पेशेंट आता है वो बेचारा ऐसे बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बना हुआ, तो उसका फैट भी लॉस हो जाता है, उसका मसल भी लॉस हो जाता है, उसका बिकॉज ऑफ एलिवेटेड बेजल मेटाबॉलिक रेट, उसका बेजल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है। जब बेजल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करती है, एनर्जी इस्तेमाल करती है और पेशेंट को एनर्जी नहीं मिलती तो वो वीक हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है, एविडेंस ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन। आपको उस पेशेंट में सिस्टेमिक इन्फेक्शंस मिलते हैं कैंसर के चेक्सिया के पेशेंट्स में। और ये सब किस वजह से हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है, वहाँ इंटरल्यूकिन्स वगैरह रिलीज़ होते हैं, इंटरल्यूकिन 11, इंटरल्यूकिन 1 वगैरह। उसके अलावा टीएनएफ भी रिलीज़ होता है, मैक्रोफेजेस टीएनएफ को रिलीज़ करने, क्योंकि ये कैंसर के रिजल्ट में इन्फ्लेमेटरी सेल्स एक्टिवेट हुए हैं, वो सारे ट्यूमर मार्कर्स रिलीज़ कराते हैं, ये सारे इंटरल्यूकिन टीएनएफ वगैरह रिलीज़ होते हैं और ये कैंसर के चेक्सिया के मेन मीडिएटर्स होते हैं, यानी इन्होंने कराना है। ये क्या कराते हैं, बेजल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देते हैं, सिस्टेमिक इन्फेक्शन कराते हैं। तो आपको पता है इन्फेक्शंस में भी मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ है, बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो उस वजह से फैट और लीन मसल मास पेशेंट का लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट हड्डियों का ढांचा बन के आपको मिलता है। इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ टीएनएफ ऑन हाइपोथैलेमस। टीएनएफ क्या करता है, हाइपोथैलेमस के ऊपर इनहिबिशन कराता है एंड इट कॉजेज एनोरेक्सिया एंड अनीमिया। हाइपोथैलेमस हमें पता है ना कि हमारा थर्मोस्टैट होता है, तो हाइपोथैलेमस और भी बहुत से काम कर रहा होता है, तो जब वो बेचारा काम नहीं करेगा, पेशेंट को एनोरेक्सिया होता है, भूख नहीं लगती, अनीमिया होता है, उसके ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। और टीएनएफ उसके अलावा लिपोप्रोटीन लाइपेज को भी इनहिबिट करता है, ठीक है। एक और काम क्या है कि पेशेंट हैव इंक्रीज लेवल ऑफ एक्यूट फेज रिएक्टेंट, और एक्यूट फेज प्रोटीन्स किस में होते हैं, इन्फ्लेमेशन में ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में ये चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं। उसके अलावा एक और टर्म है पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स। दे आर ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट आर ट्रिगर्ड बाय एन एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। यानी कि क्या है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, उनके अगेंस्ट हमारा बॉडी में एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हुआ है और उस इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से बॉडी में कोई अलग ही किस्म के डिसऑर्डर्स होना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है।
10 to 15% ऑफ पेशेंट्स में होता है ये। फॉर एग्जांपल पेशेंट में है वाइड वैरायटी ऑफ सिम्टम्स एंड डिजीजेस। अब वो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से क्या क्या हो सकते हैं? हाइपर कैल्सीमिया, पेशेंट में कैल्शियम का रिलीज ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम एक ये होता है कि कुछ कैंसर में पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन लाइक पेप्टाइड रिलीज होती है, वो क्या कराती है? हाइपरकैल्सीमिया करा देती है। हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है, कभी कभी क्या होता है कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिलीज होता है, कभी कभी इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होता है। इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होता है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करा देता है। अक्सर पेशेंट में एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मैंने क्या कहा है कि ये सारा इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से, एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से क्या हो रहा है कि डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो डिसऑर्डर्स है कि कोई भी हो सकते हैं। एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा रिलीज होगा, पॉलीसाइटीमिया हो जाएगा, कोएगुलेशन फैक्टर ज़्यादा बनने लग जाएंगे, डीआईसी हो जाएगा। फिंगर की क्लबिंग होती है। क्लबिंग क्या होती है कि ये जो हमारी नॉर्मली आप अपना नाखून देखो ना, और जो उंगली और नाखून जहाँ पे मिल रही है तो वहाँ पे थोड़ा सा नाखून नीचे गया हुआ है और एक एंगल होता है, ठीक है। तो क्लबिंग में क्या होता है कि ये जो एंगल होता है ना, ये लॉस हो जाता है नेल्स में। और ये क्लबिंग की मैं पिक्चर आगे आपको दिखाऊंगी। तो उसमें देखना कि जो क्लबिंग होती है ना, वो अक्सर पेशेंट कैंसर के पेशेंट्स में भी होती है, लेकिन हमेशा कैंसर के पेशेंट में नहीं होती। लिवर डिजीज़ के पेशेंट में भी अक्सर क्लबिंग होती है। तो क्लबिंग देख के आपने फ़ौरन ही नहीं कहना कि हाय अल्लाह नहीं जी, इस पेशेंट को कैंसर हो गया। उसके बाद क्या होता है, एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस क्या होता है कि इसमें जो पेशेंट की बॉडी है ना, उसके ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन होती है, काली काले आपको ना धब्बे नज़र आते हैं, यानी कि हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। और एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में क्या होता है, प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन और मेलानिन वगैरह ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। और जब ये चीज़ें ज़्यादा रिलीज़ होती हैं तो ये मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेलानिन बनाते हैं और डार्कनिंग हो जाती है। और ये ज़्यादातर किस में हो रही होती है? ये ज़्यादातर स्टमक के कैंसर में हो रही होती है, ठीक है। तो स्टमक के कैंसर में एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस चल रहा होता है। उसके अलावा नेफ्रेटिक सिंड्रोम भी हो जाता है कि वो जाके किडनीज़ को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स होते हैं, इनका टेबल आपने बुक से देख लेना है और उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या-क्या मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं और वो कैसे-कैसे बॉडी में सिंड्रोम्स कराते हैं। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट मेन टॉपिक्स ऑफ नियोप्लेज़िया। तो आपने ट्राई करना है कि ये टॉपिक्स एक दफ़ा बुक से देख लेने। वैसे मैंने सारे मेन पॉइंट्स समराइज़ कर दिए हैं, इसके बाद आपको बुक मतलब बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। आपने बस बुक से मेन-मेन पॉइंट्स देखने हैं, डायग्राम्स देखने हैं और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आई विल शो यू ऑल द डायग्राम्स रिलेटेड टू दीज़ टॉपिक्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेन थिंग्स ऑफ नियोप्लेजिया। अगले चैप्टर में हम उसके अलावा एपिडेमियोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और उसके अलावा एक दो और टॉपिक्स हैं जो हमारे नियोप्लेजिया के रह गए हैं।